सभी मित्रों को पीसी यादव की तरफ से सादर नमस्कार। मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे होंगे। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और हम आपकी तैयारी में अपना छोटा सा योगदान देते रहें। तो आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत। आप जानते हैं इतिहास के बारे में एक आम धारणा है लोगों में कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बड़ी बेवफा है, इतना मेहनत करते हैं भूल जाते हैं। और वैसे बताएं, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। तो हम आपको हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में इस प्रकार से अध्ययन कराएंगे कि आप इतिहास से जितना लगाव रखेंगे, जितना मोहब्बत रखेंगे, यकीन करिए कि वह विषय इतिहास ही नहीं, वह विषय आपको बिल्कुल सरल लगेगा। इसके लिए आपको उस विषय के प्रति रुचि जागृत करनी होगी। तो आज इतिहास के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो 3 भाग हैं। अब प्राचीन भारत का इतिहास देखिए तो इसमें भी 3 भाग हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो अगर कालों को ऐसे बांटते चलेंगे तो कई प्रकार के काल होंगे, उनकी अलग हम वीडियो साझा करेंगे। तो आज तो चर्चा हम कर रहे हैं स्रोतों की। तो स्रोतों के बारे में अगर देखें तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसके 3 प्रकार के स्रोत हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रा विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है और विदेशी यात्रा विवरण क्या है? इन साक्ष्यों से क्या है, इन साक्ष्यों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो शुरुआत करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकला। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि पुरातात्विक साक्ष्यों का जो महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। जब साहित्यिक साक्ष्य न उपलब्ध हो, विदेशी यात्रा विवरण न उपलब्ध हो, तो पुरातात्विक साक्ष्यों की उपयोगिता बढ़ ही जाती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में होता क्या है, जैसे कोई खंडहर हो, खंडहर को जब खुदाई वगैरह होती है तो उसमें से कुछ अवशेष निकलते हैं। उन अवशेषों से हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है कि तत्कालीन जिसका वो खंडहर रहा होगा, जो वहां वास कर रहा होगा, वह किस प्रकार के साधनों का उपयोग करता था, वह किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था, आदि की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है। तो इसमें अभिलेख है, अभिलेख को समझें। अभिलेख का तात्पर्य ये मत समझिए कि कोई पत्थर का अभिलेख है। पत्थर का जो लेख है वो भी अभिलेख है। अभिलेख में वो एक प्रकार हो सकता है। आप ताम्रपत्र पे जो लिखा है वो भी अभिलेख है, कहीं दीवार पर लिखा है वो भी अभिलेख है। तो अभिलेख का तात्पर्य साक्ष्यों से है, प्रमाण से है। अगर आप जाने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ये अभिलेख न्यायालय है। कैसे न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालयों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो यहां पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त होने वाला बोगजकोई अभिलेख है। जो बोगजकोई नामक स्थान है वहां से ये अभिलेख प्राप्त होता है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है। तो अभिलेखों से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। जैसे आप अशोक के अभिलेख देखिए तो अशोक की अभिलेख, रुम्मिनदेही का अभिलेख अगर आप जाने, रुम्मिनदेही का अभिलेख क्या है? वो बताता है कि गौतम बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था। तो इससे क्या प्रमाण मिला? इससे ये प्रमाण मिला कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे ही अभिलेख होते थे।
अभिलेखों को तत्कालीन जो शासक होते थे वो ऐसी जगह लगवाते थे जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, सार्वजनिक जगहों पर इसके लेख लिखे जाते थे ताकि जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसको पढ़े और उसके अनुसार अपना आचरण करे। मुद्राएं मुद्राएं अभिलेखों के बाद मुद्राओं का स्थान आता है। मुद्राओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? मुद्राओं को ये समझिए, जैसे जो शासक वगैरह होते थे वो मुद्रा का प्रचलन करते थे, तो मुद्रा चांदी की होती थी, शीशे की होती थी, तांबे की होती थी, सोने की होती थी। तो अगर धातुओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे मूल्यवान धातु कौन सी है? स्वर्ण है, सोना है। अगर कोई शासक सोने के सिक्के जारी करता है तो जाहिर सी बात है उस शासक की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो इससे संबंधित जो मुद्राएं हैं, तो मुद्राएं इतिहास के स्रोत के रूप में कैसे अपनी उपयोगिता साबित करती हैं? जैसे समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा है, इससे यह सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त किसमें निपुण था? संगीत में। संगीत का वह क्या था? प्रेमी था। अगर आप स्वर्ण मुद्राओं के बारे में जाने तो स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित 3 तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप कंठस्थ कर लें, ध्यान दें, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय हिंद यमन शासकों को है। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्त वंश के शासकों को है। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को है। इसको फिर से समझे, सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? हिंद यमन शासकों ने चलाया। और दूसरा तथ्य यह है कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त वंश के शासकों ने चलाई। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को है। और आप ये जानिए, जो शीशे की मुद्राएं थी उस सातवाहन वंश के शासकों ने चलाई। तो इनसे संबंधित आप तथ्य पर भी नजर रखिए, ये परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। अभिलेख के बाद मुद्राएं, मुद्राएं के बाद स्मारक भवन। स्मारक भवन में तत्कालीन जो मंदिर थे, मंदिर की जो बनावट थी उस पर नजर डालें। मंदिर जो उत्तर भारत के बनाए जाते थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे, जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते थे वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। और उन दोनों शैलियों को जो मिक्सअप किया गया, मिलान किया गया, तो एक नई शैली इजाद हुई, वो शैली थी बेसर शैली। तो ये स्मारक भवन किस प्रकार के साक्ष्य है? पुरातात्विक साक्ष्य है। हमको इससे ये मालूम चलता है तत्कालीन जो मंदिर निर्माण की शैलियां थी क्या क्या थी। मूर्तियां, मूर्तियों से क्या जानकारी प्राप्त होती है? मूर्तियों से संबंधित इसका इतिहास अगर जाने तो भारत में जैसे सैंधव सभ्यता है वहां से भी मूर्ति मिली है, लेकिन मूर्तियों का जो सही साक्ष्य माना जाता है, अगर बनाई गई मूर्तियां हों तो उसके बारे में ठोस साक्ष्य कुषाण काल से माना जाता है। कुषाण काल में 2 प्रकार की शैलियां थी, एक गंधार कला शैली, एक मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली ये विदेशी प्रतिनिधित्व है। गंधार कला शैली विदेशी प्रतिनिधित्व अपना बनाता है, और मथुरा कला शैली ये स्वदेशी है। तो इन प्रकार की 2 शैलियां हैं, कौन कौन? गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। और मूर्तियों से संबंधित तथ्य और जान लें कि भारत में अगर पहली बार किसी मानव की प्रतिमा बनाई गई तो किसकी प्रतिमा थी? वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां आपको बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। मूर्तियों के बाद नाम आता है चित्रकला का। तो चित्रकला क्या है? चित्रकला अगर आप देखिए, जो मानव है, मानव की एक विशेष पहचान क्या होती है? वह अपने मन की जो भावना है उसको चित्रों में उत्कीर्ण करता है। किसी बच्चे को अगर आप देखिए तो बच्चा सबसे पहले क्या बनाता है? चित्र बनाता है। जो सोचता है उसको चित्रों के रूप में छाप देता है। तो मानव उस समय चित्रों को बनाया, दीवारों पे बनाया, गुफाओं में बनाया। उन चित्रों में
तत्कालीन जो मानव था उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या सोच रहा था, उसको वह उत्कीर्ण किया। तो चित्रकला किस प्रकार के साक्ष्य हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है? अभिलेख है, मुद्राएं हैं, भवन निर्माण शैलियां हैं, और क्या है? मूर्तियां हैं, चित्रकला। इससे संबंधित अलग से आपको वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों की ही बात की जाएगी। अब चर्चा करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्य में देखिए तो साहित्यिक साक्ष्य में दो प्रकार के साहित्य हैं, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य में दो प्रकार के साहित्य हैं। साहित्यिक साक्ष्य है क्या? जब इतिहास में वे स्रोत जिनसे हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है, जब हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में है। यहां धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में किस प्रकार के साहित्य आते हैं? ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य से जो इतर साहित्य थे वो ब्राह्मणेतर साहित्य कहलाए। अब ब्राह्मण साहित्य की अगर चर्चा करें तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, वेदांत, ये आदि जो है ये तत्कालीन समाज की स्थिति परिस्थिति का वर्णन करते हैं। अगर आप देखिए वेद को, तो वेद के रचयिता कौन थे? वेद को रचने वाले कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। भारतीय संस्कृति जो वर्तमान परिवेश में हम लोगों को दिखाई देती है, इसके संस्थापक कौन थे? आर्य ही तो थे। हम लोग क्या हैं? खासकर उत्तर भारत के लोग आर्य ही तो हैं। आर्यों ने वेदों की रचना की। अब वेदों से मिला क्या ज्ञान? जैसा कि आप जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर वेद में अलग अलग चीजें, अलग अलग विषय से संबंधित वेद हैं। इसमें से भी प्रश्न आते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में त्रयी किसे कहा जाता है? किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? इन सब प्रश्नों का जो विवरण है ये पूछा जाता है। आयोग जब पेपर आपसे, जब आयोग का पेपर देंगे आप, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि अब हो गया जमाना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब तो ये सीधे सीधे पूछता है कि ऐसे वेद नहीं देगा, उनके ब्राह्मण ग्रंथ देगा, उसको मिलान करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित जब साहित्यिक साक्ष्य का अलग वीडियो साझा करेंगे तो उससे संबंधित इस सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। सबसे अंतिम वेद कौन सा? अथर्ववेद था। अब वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए, सरल तरीके से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदांत कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर यहां देखिए उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य में जो दूसरा नंबर है उपनिषद का है। उपनिषद क्या है? उपनिषद यहां लिखा है समीप बैठना। जब इसकी रचना की गई जो समीप बैठा जाता था, इसलिए इसको उपनिषद कहा गया है। उपनिषद से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। आज जो उपनिषद हैं ये बताते हैं कि कहां से क्या लिया गया है। जब हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो इसको तो ये मालूम होना चाहिए ना कि कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो वो है क्या? मुंडको उपनिषद। तो ये क्या करते हैं? इस साहित्यिक शास्त्र के रूप में इतिहास के क्या है? स्रोत है। आरण्यक, आरण्यक क्या है? आरण्यक जिनकी रचना जंगलों में की गई। जिनकी रचना कहां की गई? जंगलों में की गई। यहां भी दर्शन और कुछ रहस्यमयी जो बातें थी उनका वर्णन आरण्यक में किया गया है। अब आगे देखते हैं पुराण। तो पुराण क्या है? पुराण में भी जो तत्कालीन
राजाओं की वंशावली है इसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे आप समझिए विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी हमको मिलती है? मौर्य वंश की। कैसे याद होता है? आप सोचिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। अब जो विष्णु पुराण है, आप विष्णुगुप्त से टैली कर दीजिए तो याद हो जाएगा। तो विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। जैसे मत्स्य पुराण है तो किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन से है। ऐसे ही पुराण तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति, जो तत्कालीन राजवंशों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पुराणों से प्राप्त होती है। तो पुराण भी साहित्यिक स्रोत के रूप में अपनी उपयोगिता साबित करते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति में अगर आप नाम सुने होंगे मनु स्मृति का। मनु स्मृति शुंग काल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। मनु स्मृति यानी मनु की स्मृति है। आप नारद स्मृति देखिए। स्मृतियां भी साहित्यिक स्रोत के रूप में अपनी उपयोगिता साबित करती हैं। रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। रामायण में जहां राम की वंशावली, राम और रावण की लड़ाई आदि का ब्यौरा आपको हमको मिलता है, वहीं महाभारत में भरत वंश की पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगर हम देखें साहित्यिक स्रोतों में जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के माध्यम से हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य के बाद स्थान आता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या है? ब्राह्मणेतर साहित्य में दो धर्म खास कर हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। आपको मालूम है जो सनातन धर्म है उसको ब्राह्मण धर्म ही कहा जाता था। तो जो ब्राह्मण धर्म से अलग था बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित और जैन ग्रंथ से संबंधित जो जानकारी हमें ऐतिहासिक रूप से मिलती है, इतिहास की स्रोत के रूप में मिलती है, इतिहास का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमको मिलती है, वो कैसी है? ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आती है। आप बौद्ध ग्रंथ को देखें, इसमें त्रिपिटक है, जातक कथा है, निकाय है, अश्वघोष की रचनाएं हैं, मिलिंद पन्नों। त्रिपिटक अगर समझे तो त्रिपिटक कौन है? 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। जैसा कि हमने बताया अभी, बौद्ध धर्म से संबंधित स्पेशल मेरे वीडियो हैं 2 पार्ट में। अब दोनों पार्ट को जब देखेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिपिटक क्या जानकारी देते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हमको जानकारी प्रदान करते हैं। जातक कथाएं क्या जानकारी प्रदान करती हैं? जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म में वो कहां किस किस रूप में पैदा हुए आदि की जानकारी जातक कथाओं के माध्यम से मिलती है। निकाय क्या है? निकाय में देखिए अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन जो महाजनपद थी उनका ब्यौरा हमको मिलता है। जो 16 महाजनपद हैं उनका ब्यौरा 2 जगह मिलता है। एक अंगुत्तर निकाय में मिलता है और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यह प्रश्न आता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस निकाय से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अश्वघोष की जो रचनाएं हैं, अश्वघोष बौद्ध धर्म का बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। यह ऐसा भिक्षु था जो बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता है। तो अश्वघोष की जो रचनाएं हैं तत्कालीन, इन्होंने जो रचनाएं रचित की, इससे हमें साहित्यिक शास्त्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्नू नागसेन का आपने सुना होगा। मिलिंद एक राजा था और नागसेन भिक्षु था। इन दोनों के बीच में संवाद होता है। मिलिंद प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देता है। तो हालांकि बाद में होता क्या है, नागसेन को ही ये अपना गुरु बना लेता है।
इसके ज्ञान से प्रभावित होकर ये इसको अपना गुरु बना लेता है। तो ये जानकारी हमें साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में ये भी जानकारी प्रदान करता है। आपको मालूम है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में और बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। अब इधर देखिए हम जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। प्रश्न यहां से यह आता है कि जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आगम। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि आगम किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। परशिष्ट पर्व, परशिष्ट पर्व एक हेमचंद्र है, हेमचंद्र का ये रचना है। परशिष्ट पर्व में उस समय जैन धर्म से संबंधित जो जानकारी प्रदान करता है। परशिष्ट पर्व जैन धर्म में किस प्रकार के आचार विचार थे, किस प्रकार वो धर्म अपना प्रचार प्रसार किया, आदि की जानकारी हमको परशिष्ट पर्व में मिलती है। परशिष्ट पर्व भी साहित्यिक स्रोत के रूप में, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में विद्यमान है। भगवती सूत्र, जैसा कि हमने बताया, 16 महाजनपदों का ब्यौरा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के अलावा महावीर का जीवन भी, महावीर का जो जीवन परिचय है उसकी भी जानकारी कहां से मिलती है? भगवती सूत्र। इस प्रकार हम ये देखें, आपको हमने बताया पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में जहां ये बताया अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां और चित्रकला, और साहित्यिक साक्ष्य में लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में मैंने ब्राह्मण साहित्य बताया, ब्राह्मणेतर साहित्य बताया। अब चर्चा करते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में देखें ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या है? जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा विरचित क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तत्कालीन जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कौन प्रदान करता है? अर्थशास्त्र करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। जैसे विशाख दत्त द्वारा विरचित मुद्रा राक्षस है, ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी हमको प्रदान करता है। अगर हम पतंजलि का महाभाष्य देखें, महाकवि कालिदास का अग्निमित्र देखें, ये सब शुंग काल से संबंधित हमको जानकारी प्रदान करते हैं। तो एक किस प्रकार की रचनाएं हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ। अगर हम जीवनी ग्रंथ देखें, बाणभट्ट का हर्षचरित, ये किस प्रकार की रचना है? यही तो है, जीवनी ग्रंथ है। अश्वघोष का बुद्धचरित क्या है? जीवनी तो है। ये सब जानकारी हमें प्रदान करते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत। लौकिक साहित्य में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जीवनी ग्रंथ में जो उस समय के राजकवि वगैरह होते थे, अपने राजा के बारे में जो जीवन लिखते थे, जीवन परिचय लिखते थे, वो सब जीवनी ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हमें साक्ष्यों के रूप में देखें, स्रोत के रूप में देखें, ये भी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विदेशी यात्रा विवरण की। अब हम आपको विदेशी यात्रा विवरण के बारे में बताते हैं। विदेशी यात्रा विवरण क्या है? भारत, जो आज का भारत है, इसके पहले के भारत में बड़ा अंतर है। उस समय का भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत ही संपन्न था। इसकी तरफ आकर्षित होते थे विदेशी। विदेशी जो होते थे, यहाँ उस समय आप सोचिए नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लोग अध्ययन करने यहाँ आते थे। और यहाँ राजाओं के जो दरबार में यात्री आए, वो सब यहाँ का ब्यौरा अपनी पुस्तकों में लिखे। तो जब यात्रा यहाँ उन्होंने की, उनसे संबंधित जो यात्रा विवरण है उसी को विदेशी यात्रा विवरण कहा जाता है। तो विदेशी यात्रियों ने अपने जो तथ्य पेश किए भारत के परिप्रेक्ष्य में,
वो भी हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में है। जैसे आप देखिए, विदेशी यात्रा विवरण को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी एवं रोमन लेखक। चीनी लेखक कौन है? जो चीन से भारत में आए, खासकर ये जो आए वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने आए यहाँ। आप फाहियान को जानते होंगे, ह्वेनसांग को जानते होंगे, ये सब यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आए थे। आप ये जानते हैं कि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। चीनी लेखक में फाहियान, सुंगयून, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान किसके दरबार में आता है? यहां से प्रश्न किया जाता है कि फाहियान किस वंश के शासक के दरबार में आया था? तो वो वंश था गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यहां वह 14 से 15 वर्षों तक रहा और यहां भ्रमण किया, और भ्रमण करके अपनी रचना में यहाँ का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया, उस समय की जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसका ब्यौरा फाहियान अपनी रचना में देता है। सुंगयून, फाहियान के बाद सुंगयून आता है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आता है। उसके बाद आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग और फाहियान ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है, यहीं से प्रश्न ज्यादा आता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ह्वेनसांग हाँ यहां भी है और हर्षवर्धन हाँ वहां भी है, तो आराम से आप टैली कर लें। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आता है? पुष्यभूत वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आता है। हर्षवर्धन अपनी जीवन में एक ही लड़ाई में हारा था। अपने जीवन में एक ही लड़ाई में हारा था, वो हार उसकी हुई थी नर्मदा नदी के तट पर। आप लोग बताएंगे वह कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला कौन सा शासक था, किस वंश का था? तो ह्वेनसांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यह भारत आता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। जो यहाँ विश्वविद्यालय थी बौद्ध धर्म से संबंधित, वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और यहाँ की जो सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, उसका विवरण अपनी पुस्तक में देता है। इत्सिंग ह्वेनसांग की बाद आता है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आता है। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आए चीनी यात्री, ये भारत की स्थिति, परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में बड़े ही मददगार है। अब आता है नंबर अरबी लेखक का। अरबी बोले अरब के लेखक का। जो अरब कंट्री है, अरब देश है, वहां से भी लेखक यहां आए। कौन कौन आए? सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। सुलेमान जो आता है, उस समय जो पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, उससे संबंधित जानकारी सुलेमान देता है। पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल। प्रतिहार जानते हैं ना? प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों मिलकर एक संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष का नाम है त्रिकोणात्मक संघर्ष। वो कन्नौज को सेंटर बना के लड़ाई लड़ते हैं। तो पाल और प्रतिहार से संबंधित जानकारी सुलेमान देता है। अल-मसूदी क्या देता है? अल-मसूदी राष्ट्रकूट वंश की जानकारी भी प्रदान करता है। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थिति थी, राष्ट्रकूट वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें कौन देता है? अल-मसूदी देता है। अल-बरूनी का नाम आपने सुना होगा। अल-बरूनी वही था जिसकी रचना तहकीके हिंद थी। तहकीके हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने की। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। यहां आता है जब वो इधर उधर टहलता है, तो यहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में यह दिखाता है। तो तहकीके हिंद के माध्यम से हमें उस समय की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान होती है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह भारत आता है तो उस समय सल्तनत काल का शासन था।
सल्तनत काल का शासन चल रहा था और सल्तनत काल में तुगलक वंश था और तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसको उच्च पद पर आसीन किया और यह इतना प्रभावित था काफी दिन तक ये तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। तो इसकी एक रचना है, उस रचना का नाम है रेहला। रेहला, ये प्रश्न आता है रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की है। तो रेहला के माध्यम से उस समय जो सल्तनत काल था मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जानकारी हमें कौन प्रदान करता है? इब्न बतूता प्रदान करता है। तो आप ये समझिए जो अरबी लेखक भारत में आए, अरबी लेखक जो आए, उन्होंने जो अपनी रचनाएं दी, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उस समय हमें जानकारी उन रचनाओं के माध्यम से मिलती है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में भी अपनी उपयोगिता साबित करते हैं। अब लेखकों में देखें, यूनानी रोमन लेखक, आपने चीनी लेखकों को पढ़ा, अरबी लेखकों को पढ़ा, अब देखते हैं यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक वे थे जो यूरोप कंट्री से आए। कहां से आए? यूरोप कंट्री से। वहां आप देखिए इसमें टेसियस ईरान से आता है, ईरान का ये राजवैद्य था। इसकी जो जानकारी मिलती है, जो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जानकारी देता है, इसकी जानकारियों पर भरोसा बहुत कम किया जाता है। ये कुछ ऐसी बातें बताया है जिस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, यह 5वीं सदी ईसा पूर्व में आता है और हिस्टोरिका इसकी एक रचना है। हिस्टोरिका में तत्कालीन भारत और ईरान की जो संबंध है उसकी चर्चा करता है। अब इधर देते हैं सिकंदर। आप सिकंदर का नाम सुने हैं। सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सिकंदर जब भारत आता है, इसके साथ 3 लेखक जो बहुत ही विद्वान थे ये भी आते हैं, जिसमें नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस, ये 3 राइटर जो हैं, ये 3 लेखक जो हैं, सिकंदर के साथ जब भारत आते हैं तो भारत के उस समय की स्थिति, जो तत्कालीन स्थिति थी, उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी रचना है इंडिका। आपको मालूम हो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है और उन दोनों में संधियां होती है। सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजता है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। इंडिका के माध्यम से मौर्य काल की जो स्थिति थी उस समय की, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? इंडिका से। आपको हमने बताया कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की जो रचना इंडिका है, इन दोनों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बेहतर समझ मिलती है। आगे देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस और डायोनिसियस, यहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है। यह प्रश्न आता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया। यहां प्रश्न कैसे आते हैं मैं बता दे रहा हूं। यहां एक तरफ शासक का नाम होगा, एक तरफ राइटर का नाम होगा और दोनों को मिलाने के लिए आ जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मौर्य वंश का जो शासक था बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आता है और बिंदुसार का जो पुत्र अशोक था, अशोक के दरबार में डायोनिसियस आता है। तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में और डायोनिसियस अशोक के दरबार में आता है। डाइमेकस सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो काफी समय तक बिंदुसार के दरबार में था और उस समय की स्थिति को वह वर्णित करता है। डायोनिसियस मिस्र का जो शासक था उसका ये राजदूत था और ये अशोक के दरबार में कई वर्षों तक रहा और अशोक से संबंधित जानकारी हमें डायोनिसियस देता है। टॉलमी जो भारत का भूगोल जो रचना है उसकी रचना टॉलमी ने की। भारत की जो जियोग्राफिकल स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, उसका वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से टॉलमी ने किया है। और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका
नेचुरल हिस्टोरी का इसने ये रचना की है, जिसमें उस समय की जो स्थिति उसका वर्णन नहीं करता है। हालांकि इसमें कुछ बातें कपोल कल्पित भी लगती हैं। तो जो यूनानी रोमन लेखक थे उसमें अगर आप देखिए टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डायोनिसियस, डाइमेकस, प्लिनी, ये सब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से उपयोगिता साबित करते हैं। तो अगर आप समझें तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को अगर 2 मिनट ऐसे समझ लें संक्षेप में, तो इसमें 3 प्रकार के साक्ष्य हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रा विवरण। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, चित्रकला है, मूर्तिकला है। अगर आप साहित्यिक साक्ष्यों पर जाएं तो साहित्यिक साक्ष्यों में लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में अगर देखें तो वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, रामायण, महाभारत, और ब्राह्मणेतर साहित्य में जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो सब साक्ष्य के रूप में हैं। अगर हम लौकिक साहित्य में देखें, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे अर्थशास्त्र है, कथा सरितसागर है, बृहत कथा मंजरी है, ये सब जो रचनाएं हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में हैं, और जो जीवनियां लिखी गई हैं वो सब जानकारी हमें प्रदान करते हैं। और फिर हम अगर देखें यात्रियों, जो विदेशी यात्रा विवरण है, उसमें चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं और रोमन यूनानी लेखक हैं। चीनी लेखकों में 4 लेखक हैं: फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग और इत्सिन। फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग और इत्सिन। अरबी लेखकों में अगर देखें तो सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता। सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता। अगर यूनानी रोमन लेखों में देखें टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, टॉलेमी, प्लिनी, इन सब के रचनाओं के आधार पे उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति का हमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार आप समझें, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में ये सब अपनी अपनी उपयोगिता दिखाते हैं। आगे हम प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित और वीडियो साझा करेंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। कहीं से भी कोई भी अगर आप मार्गदर्शन करना चाहें तो आपका स्वागत है। निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव दें, जिससे हम आपको बेहतर से और बेहतर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल करा सकें। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं तक चलने की अनुमति दें। जय हिंद।